मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें हिंदी के उपन्यास शराकाश राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास का उत्तरार्ध भाग का दूसरा सर्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने उत्तरार्ध का प्रथम भाग पढ़ाया था। जो बच्चे प्रथम भाग नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे वीडियो, वह फिर से देख लेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब मैं शुरू करता हूँ उत्तरार्ध का द्वितीय भाग। पेज नंबर 94 यहाँ पे देखोगे। मैंने आश्चर्य से आंखें फैला करके पूछा, तुमने खुद देखा है? प्रभा दूसरी ओर देखती रही, बोली, खुद तो नहीं देखा, लेकिन मुन्नी बीबी बता रही थी कि उन्होंने देखा भी था। वह कहती थी कि आपको बताएंगी। जैसे ही मैं साग चढ़ाकर जरा हटी कि भाभी ने मुट्ठी भरकर नमक डाल दिया। इसके पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि समर से उत्तरार्ध के पहले मतलब पूर्वार्ध के अंत में समर और प्रभा का अंतिम चरण में समागम होता है। वह एक दूसरे को सच में अपने पति और पत्नी के रूप में दिखते हैं। समर को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह यह समझने लगता है कि वास्तव में उससे गलती हुई है, उसने अपराध किया है। क्योंकि एक लड़की जब अपने माता पिता के घर को छोड़ करके अपने ससुराल में आती है तो यह समझती है कि यदि उसे ससुराल में कोई नहीं पहचानेगा, कोई उसका सत्कार नहीं करेगा, कोई उसका मान सम्मान नहीं करेगा, कोई उसकी चिंता नहीं करेगी, आखिरकार उसका पति अवश्य करेगा। और इसीलिए वह सभी बातों को भूल करके वह खुश रहती है कि विवाह तो उसका उसके पति से हुआ है, उसके घर वालों के किसी भी परिवार के मेंबर से नहीं। इसलिए वह उन लोगों के बातों या उन लोगों के तानों पर ध्यान नहीं देती है और सदैव अपने कर्तव्य में लीन रहती है। यहाँ पे तुम्हें बता दें कि प्रभा को सभी ने सताया, यहाँ तक कि परिवार के साथ साथ उसके पति ने भी उसको सताया। कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे अपमानित किया, उसे गालियाँ दी और यहाँ तक कि उसके गाल पे थप्पड़ भी मार दिया। अब वही समर जब समझ लेता है कि गलती उससे हुई है तो वह प्रभा से अपने मन की व्यथा को बताता है कि वह उसे माफ़ कर दे। उसने नहीं समझता था कि ऐसी घटनाएं घट सकती हैं और आज प्रभा बताती है कि जिस पर उन्होंने ज़्यादा मान सम्मान दिया, अर्थात भाभी को उन्होंने मान सम्मान दिया और भाभी के कारण अपनी पत्नी प्रभा को सताया, उस पर उंगलियां कसी, थप्पड़ मारे, उसकी कहानी का एक प्रमाण देती है कि साग वह बनाई थी और जरा से हटी नहीं कि उसकी भाभी ले जा कर के नमक उसमें दोबारा डाल देती है, जिसके कारण से खाना जो है ख़राब हो जाता है और थू थू करके समर वहाँ से चला जाता है। वह प्रमाण देती है कि आपकी बहन मुन्नी आपको बताने वाली थी। मुन्नी आपको बताती, बोली थी कि वह बता देगी, लेकिन आपको बता न सकी, समय न मिला। दोनों कोहनियों के सहारे उठा हुआ है। मैं हथेलियों पर अपना गंभीर मुख रखे गहराई में सोचता रहा। उसी तरह पूछा, तुम पहले दिन हमसे क्यों नहीं बोली थी? आने के दिन ही इतना बड़ा अपमान क्यों किया मैंने तुम्हारा? प्रभा एक घुटना उठा करके बैठी थी। दोनों बाहें उस घुटने के चारों तरफ मंडलाकार डाल दी थी और दोनों हथेलियों घुटने पे फैला करके उस पर थोड़ी रख दी थी अपनी। इसी तरह बिल्कुल शांत अविचलित भाव से मेरी प्रत्येक बात का जवाब दे रही थी। यहाँ जवाब देने का मतलब वार्तालाप होता है, समर प्रभा से बातें करता है
वह प्रश्न पूछता है, समर जवाब देता है, समर प्रश्न पूछता है, प्रभा करती है। कहने का मतलब है कि दोनों में अपनत्व की भावना है और दोनों एक दूसरे को पहचान करके अपनी बातों को बता रहे हैं। कोठरी के बाहर कल वाली चांदनी की रिमझिम वर्षा हो रही थी। दूधिया फुहार का एक आयताकार टुकड़ा तिरछा होकर के हमारी चारपाई के पास तक आ गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे पिछली बात बताने को तैयार किया था। उतार चढ़ावहीन स्वर में कहा, अपमान तो नहीं किया? आपको ऐसा लगा कि मैंने अपमान किया? फिर गहरी सांस लेकर के बोली, छोड़ो भी, उन बातों को दोहराने से फ़ायदा ही क्या? किस्मत में जो लिखा था वह हो गया, अब क्या करने से फ़ायदा? किस्मत विस्मत कुछ नहीं प्रभा, मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। अब बताओ न, हम तो इतनी खुशामद कर रहे हैं, मैंने अनुरोध के स्वर में कहा और धीरे से उसका एक हाथ अपने हाथ में लिया। उसका कोमल हाथ ऐसा बेजान और ठंडा था कि मुझे कुछ रोमांच आ रहा था। ध्यान देना, आज तक समर कभी न तो प्रभा को ठीक से देखा था और न ही प्रभा के किसी भी अंग का स्पर्श किया था। आज जब वह उसके एक हाथ को अपने एक हाथ में रखता है, अर्थात जब हाथ का स्पर्श होता है, तो उसे प्रभा की कोमलता का पता चलता है और वह उसी तरह से कोमल भाव से रोमांचकारी अवस्था में आ जाता है। हाथ उसने यूं ही रहने दिया। समर कहता है कि जब वह उसने प्रभा का हाथ अपने हाथ में लिया तो उसका हाथ बड़ा कोमल लगा और उस हाथ को वह अपने हाथ में लिए रखा और प्रभा भी अपने हाथ को उसके हाथ में दी थी, हटाने की कोशिश न की। मेरी इस बात पर विद्वानों की अनुभवियों की तरह धीरे से हंसी इतना जलाकर अगर जरा सी खुशामद कर भी ली तो क्या हो गया? फिर बिना मुझे जवाब देने की फुर्सत दिए बोली, हफ्तों से जागने की थकान थी, बहुत बदन टूट रहा था, तबीयत बड़ी उदास थी। जरा सी देर बाद घर की याद आती रही। फिर मुन्नी बीबी ने अपना किस्सा सुनाया तो मन और भी बेचैन हो गया। वही तो यहाँ बातें करने वाली थी। प्रभा समर से कहती है कि यदि घर में उससे कोई बातें करने वाली थी, यदि घर में कोई उसे अपना समझती थी, तो वह थी मुन्नी, समर की बहन। फिर संयोग से उसी दिन खिड़की के सामने वाले घर में वह कमबख्त शामल की बहू जल मरी। और भी दो एक बातें ऐसी हो गई कि रोने के सिवा कुछ सूझ भी नहीं रहा था। बोलने का तो कतई मन नहीं था। फिर सुना कि आपकी इच्छा नहीं थी शादी करने की, सारे हौसले तो यूं ही मर गए। क्या बात करती आपसे? यहाँ समर कहता है कि तुम्हें पहले ही दिन बोलना चाहिए था। तो प्रभा कहती है, क्या बताऊँ आपसे, या मैं क्या कहती? उसी दिन सामने के घर में बहू जल मरी। इन सभी घटनाओं के होते हवाते मैं आपसे क्या करती? समर कहता है, देखो प्रभा, जब बताने ही बैठी हो तो छिपाओ मत। मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि तुमने विश्वास दिलाया है कि साफ साफ बताओगी, फिर अभी से यह चालाकी क्या करने लगी? मेरा मुलायमपन और अनुरोध भरा स्वर अनजाने ही काँप कर थरथराने लगा। आगे बढ़ कर के मैंने उसकी गोद में सिर रख दिया और चित लेट गया। जाने क्यों मुझे लगता था कि वह झटक कर मेरा सिर हटा देगी, कि अब प्रेम जताने आए हैं। एक मांसल उष्णता से मेरे मस्तिष्क की एक सिरा लरज उठी। ध्यान देना, अब उसकी प्रभा की गोद में अपने सिर को रख करके समर कह रहा है कि जब बताने बैठी हो तो बताओ क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्यों नहीं बताती हो? अब तो तुम बता सकती हो। प्रभा कहती है, उन्हें अब रहने दो। कोठरी के अंधकार में उसके चेहरे की सिर्फ छाया सी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे माथे पर दो जलती बूंदें टपकी तो मैं चिहुक पड़ा। ध्यान देना, अभी जैसा कि तुमको मैंने बताया कि प्रभा की गोद में वह अपने सिर को रखा था, प्रभा उसकी तरफ देख रही थी, उसके आँखों से दो बूंद आंसू गिर पड़े।
इसे देख करके वह बेचैन हो गया। उसे लग रहा था कि इसे काफ़ी दुख हुई है। उंगलियों से उसकी ठोड़ी अपनी ओर घुमाता हुआ स्नेह से डांटकर बोला, यह क्या बेवकूफ़ी है, और 24 घंटे रोगी। और मेरे हल्के से उसके गाल पर एक चपत लगा दी। उसके ओठों पर झलकती लाज, खिली मुस्कान मेरी कल्पना की आंखों के आगे साकार हो गई। अब 24 घंटे रोगी जब वह कहता है तो मैंने हल्के से उसके गाल पर एक चपत लगा दी। उसके ओठों पर झलकती लाज, खिली मुस्कान मेरी कल्पना की आंखों के आगे साकार हो गई। पर साथ ही मैंने झट अपना हाथ हटा लिया। ध्यान दिया, इसी गाल पर, इन्हीं हाथों से मैंने उसे तमाचे जड़े थे और वह तिलमिला उठी थी। वह भी उसी मिट्टी के ढेले के लिए जिसे पंडित जी ने गणेश बनाया था। रोशनी होती तो देखता उंगलियों के निशान अब भी है या नहीं। यहाँ समझ सोचता है, कल्पना करता है कि उसके गाल पे देखता कि वो जो मैंने थप्पड़ मारे थे, तमाचे जड़े थे, क्या उसके निशान अभी भी है या समाप्त हो गए। शक पका करके मैंने एक विषय बदल दिया। अच्छा प्रभा, एक बात बताओ, ये भाभी और अम्मा तुमसे इतनी नाराज क्यों हैं? प्रभा ने कुछ नहीं जवाब दिया। फिर घूंट भर कर के बोली, मुझे क्या पता, हमारी किस्मत में ही यह लिखा होगा, और क्या कहूँ। इसीलिए तो भाभी और अम्मा मुझसे नाराज़ रहती हैं। फिर समर करता है, देखो प्रभा, तुम्हें मेरी कसम है, इस वक्त मैं और जो कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे सच सच बता दो। तब से किस्मत लगा रखी है। किस्मत विस्मत तो इस समय झोंको भाड़ में। ज़िंदगी में पहली बार मैंने भाग्य के विरोध में कहा। ध्यान देना, पहले वह भाग्यवादी था समर, लेकिन आज कहता है भाग्य वग्य कुछ नहीं होता है। आज उसका विरोध करता है। यह क्या बुरी आदत है। बोलने की देर नहीं हुई और मेरी और तुम्हारी कस्में चलने लगी। प्रभा कहती है कि आज एक ही 2 दिन तो हुआ बोलते बोलते, और अभी से आपने मुझे कसम दिलाना शुरू कर दिया। उसने प्यार भरी जुल्लाहट से कहा। उसके दोनों हाथ पहले तो मेरे गर्म माथे पर निश्चेष रखे, फिर धीरे धीरे मेरे उलझे बालों को घुमाने लगी। ध्यान देना, पहले ही समझ चुके हो, मैं कह चुका हूँ। वह अपनी सिर को प्रभा की गोद में रखा है। धीरे धीरे प्रभा उसके बालों को सहलाती है। अब उसे एहसास होता है अपनेपन का, और इसलिए वह धीरे धीरे प्रभा के सारे कष्टों को वो जानना चाहता है कि ऐसा क्या था। उसके दोनों हाथ पहले तो उसके गर्म हाथों पर निश्चित रखा हुआ था, फिर धीरे धीरे उलझे हुए बालों को वह सुलझाने लगी। न जाने कितनी बोतलों का नशा मेरी नस में उतरता चला गया। यूं ही उंगलियां चलाती वह बोली, अम्मा बाबूजी को नाराज़ करने का तो कारण साफ़ ही था। अम्मा बाबूजी को नाराज़ करने का तो कारण साफ़ ही था। लेना देना उनके मन के लायक नहीं हुआ। यहाँ लेना देना का कहने का मतलब कि बाबूजी और अम्मा जी नाराज़ इसलिए थे क्योंकि बाबूजी और अम्मा जी एक मध्यम श्रेणी के प्राणी हैं। उन्होंने सोचा था कि वह अपने बेटे समर का जब विवाह करेंगे तो दहेज में काफ़ी रुपए मिलेंगे, तो उसी रुपए से वह अपने पीछे के कर्जे को उतारेंगे और समर की शादी करेंगे। लेकिन ऐसा प्रभा के घर वालों ने नहीं किया। ज़्यादा कोई पैसे नहीं दिया क्योंकि प्रभा के माता पिता भी मध्यम वर्ग के ही थे, लेकिन जितना हो सका उन्होंने सब कुछ दिया। बहू के रूप में प्रभा को दिया, जो कि सुंदर भी थी, पढ़ी लिखी थी, कर्तव्यपरायण थी और सभी के सुख दुख में समान भाव से रहने वाली लड़की थी। इस तरह से प्रभा के पिता ने समर के पिता को अपनी लड़की उनके बहू के रूप में जो दिया, वही वो समझ रहे थे कि दहेज का रूप समझ लें, क्योंकि और उनके पास पैसे नहीं थे।
इसमें पढ़ी लिखी होना भी एक दुर्गुण बन गया। रुपया पैसा अच्छा जेवर कपड़ा कुछ भी तो नहीं दे सके पिताजी। यूँ मुन्नी बीबी ने तो इसका खूब प्रचार किया कि दबी जबान से अम्मा ने भी संतोष प्रकट किया कि लाई चाहे कम हो बहू, लेकिन बहू से लाख दर्जे अच्छी है। यहाँ कहने का मतलब उनकी अपनी बड़ी बहू से छोटी बहू को लाख दर्जे अच्छी बताई, देखने सुनने में भी तो अच्छी है। बस तुम्हारी भाभी को नाराज़ करने के लिए ये 2-3 बातें ही काफ़ी थी। उसने बता दिया कि पिताजी और अम्मा जी क्यों नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे दहेज नहीं मिले, और भाभी जी नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि अम्मा ने प्रभा के आते ही कह दिया था, बहू चाहे दहेज न लाई हो तो क्या, लेकिन बहू उसकी सुंदर है, लाख गुने बड़ी बहू से सुंदर है, पढ़ी लिखी है, कर्तव्यपरायण है और मिलनसार है, जो वास्तविक सच था। इसलिए भाभी जी भी नाराज़ होने लगी। दिन रात वे अम्मा के कान भरती थी। मैं सुनती और चुप रहती। कहती किससे जाकर, ध्यान देना यहाँ पे बहुत बहुत सोचने की बात है कि समर की औरत प्रभा कहती है कि वह सुनकर के भी क्या करती, क्योंकि लड़कियाँ पूरे परिवार को छोड़ करके जिस पति को अपना समझती है कि वह सुख दुख का साथी होगा, अगर एक बार पति उसको प्रेम से उसके साथ में व्यवहार करेगा, बात करेगा, तो वह घर से मिलने वाले सारे दुखों को भूल जाएगी। लेकिन यहाँ पे उसका पति समर भी तो उसी तरह से था। तो प्रभा कहती है, मैं सुनकर के भी क्या कहती, सुनती और चुप रहती, क्योंकि कहती किससे जाकर, तुम भी तो नाराज़ थे। बहुत बार मन में आता कि मैं सांवर की बहू की तरह अपने शरीर पर, यहाँ कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार से सांवर की बहू अपने शरीर पर तिल छिड़क करके जल मरी थी, उसी तरह से वह भी जल मर जाए, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। मैंने हाय बड़ा बढ़ा कर उसके मुंह पर रख दिया। प्यार से डांट कर बोला, खबरदार प्रभा, जो इस तरह की एक भी बात कही। फिर उसकी गर्दन में बाहें डाल करके सिर नीचे झुकाया और धीरे से उसके शीतल पपड़ाए ओठों को चूम लिया। मुझे लगा मानो जलती ब्रांडी का घूंट मेरी नस नस में झनझनाता चला गया। यहाँ ब्रांडी का मतलब क्या है, जब व्यक्ति कठिनाइयों से जूझता है, मुसीबतों से, चिंता से ग्रसित हो जाता है, तो वह शराब पीता है, दारू पीता है, नए नए ब्रांडी पीता है, तो उसके मुश्किल कुछ समय के लिए मिट जाते हैं, उसके मन से हट जाते हैं। यहाँ पे प्रभा का चुंबन ही, प्रभा के हाथों से उसके बालों को सुलझाने और उसका चुंबन करने से मानो उसका नशा सब मिटता चला जा रहा था। और वह कहता है कि बस प्रभा, इस बार गलती माफ़ कर दो। मालूम नहीं मेरे ऊपर कौन सा भूत सवार हो गया था, यह मेरी ज़िंदगी की सबसे आखिरी गलती है। आओ आज हम निश्चय कर लें कि कभी नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे, चाहे कोई कितना भी कहे, हम उसकी बातों के आगे कभी नहीं झुकेंगे, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, और हम एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे। समर प्रभा को कहता, आओ हम सब यह प्रण करें। प्रभा ने अपने गाल से समर के ओठों को दबा दिया और बात टूट गई। आंसू फिर बहने लगे। समर कहता है कि मैंने झिड़क करके कहा, फिर वही, तुम बड़ी कमज़ोर हो प्रभा। लेकिन तभी किसी ने जबान पकड़ ली, जी ऐसे ऐसे आंधी तूफान के बाउंडरों में नहीं डगमगाई, वह कमज़ोर है। तभी याद आया, कल प्रभा छत पर बैठी बैठी रो रही थी, मैंने रोते हुए पहली ही बार देखा था। सवाल तभी से उठ रहा था। पूछा, अच्छा प्रभा एक बात और बताओ। प्रभा कहती, बोलो, तुम कल रो क्यों रही थी। समर कहता है कि प्रभा एक बात बताओ, कल तुम रात में छत पे क्यों रो रही थी। इतने दिन हो गए मैंने तुम्हें रोते शायद कभी नहीं देखा। जब मैंने चांटा मारा
तब भी शायद तुम नहीं रोई। इस बार प्रभा का स्वर खड़ा हो गया। मैं क्या उस दिन कोई खूब रोता? इतनी बड़ी हो गई, अभी तक चरित्र पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। ध्यान देना, कह रही है कि मैं क्या रोती, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं कोई रोने वाली लड़की हूँ, क्या रोती? इतनी बड़ी हो गई हूँ, अभी तक चरित्र पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। उस दिन जो सुना, फिर सहसा वह चुप हो गई। उस दिन वह जो सुना, ध्यान देना, वह कहना चाहती थी कि उस दिन उसके पिता ने उसे चरित्रहीन कहा था, कैरेक्टरलेस कहा था, जो एक मर्यादित स्त्री की बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ी पहचान होती है। कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन शब्द दो ही शब्द का है शब्द, लेकिन इसमें बहुत सारे अर्थ भरे हुए हैं। कह रही है, ध्यान देना, अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो वह प्रभा चरित्रहीन का मतलब नहीं समझती, लेकिन वह सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी है, बड़े घर की बेटी है। इस तरह से वह चरित्रहीन वाली शब्द का अर्थ को समझ करके वह रुक न सकी, अपने को संभाल नहीं सकी और जा कर के रोने लगी। फिर सहसा वह चुप हो गई। कुछ देर बाद भाव से स्वर में बोली, जिस दिन तुम भी मेरे चरित्र पर संदेह करोगे, उस दिन मैं जहर खा लूँगी। वह कहती है कि उस दिन तो मैं पिताजी के कहने पे कि वह चरित्रहीन है, वह रात भर रोई, लेकिन वह कहती है कि जिस दिन तुम मेरे चरित्र पर संदेह कर लोगे, मैं जहर खा लूँगी। समर कहता है, वह चुप हो गया। लगा उसकी दृढ़ता के आगे वह बौना है। चिंतित स्वर में कहने लगा, हमारे घर का वातावरण रोज़ गंदा होता चला जा रहा है, इसके लिए क्या किया जाए? फिर उसे सांत्वना देता सा बोला, तुम भी क्या सोचती होगी, पढ़ लिख करके किस कुएं में आ गिरी? समर प्रभा से कहता है। सहसा प्रभा ने कोई जवाब नहीं दिया, काफ़ी देर तक चुप रही। फिर जाने कहाँ से बोली, मुसीबतें हमेशा ही तो नहीं रहती है, तुम पढ़ लिख लो, कुछ तो आसानी हो ही जाएगी। तुम्हारे साथ साथ मैं रहूँगी, कुएं खाई कहीं भी डर नहीं लगेगा। अकेले पड़ जाने पर ही जी घबरा उठता है। उसके भीगे स्वर के रोमांचों को समर दिल की गहराई में महसूस करता है और समझता है वह बात तो बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, समर कहता है, अच्छा तुमने तो इतने सवाल पूछ लिए। ध्यान देना, जब सारे सवाल समर प्रभा से पूछ लेता है तो प्रभा कहती है, अच्छा तुमने तो इतने सवाल पूछ लिए, अब मैं भी तुमसे कुछ पूछूं? समर कहता, नहीं प्रभा, नहीं, मैं तुम्हारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। समझ लो कि मैं पागल था, उन दिनों मेरा दिमाग ठीक ठाक नहीं था। प्रभा का आपसे तुम पर आना मुझे अच्छा लगा। ध्यान देना, पहले समर प्रभा को आप कहता था, लेकिन आज वह कह रहा है कि वह उसके किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देगा और आप शब्द के स्थान पे तुम शब्द का प्रयोग करता है। ध्यान देना यहाँ पे बच्चों कि कोई भी व्यक्ति जब तुम शब्द कहता है तो वह अपनेपन का भाव दिखाता है, और यदि तुम्हें कोई आप कह कर के बराबर बोलता रहता है, पूछता रहता है, तो यह समझ लो कि वह तुम्हें अभी तक समझ नहीं पाया है, वह तुम्हें अपने से अलग समझता है, इसलिए वह तुम्हें या तुम्हारे लिए आप शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन जब वह तुम्हें तुम शब्द का करके प्रयोग करेगा और तुमसे बात करेगा, तब तुम समझ सकते हो कि उसे तुम अपने लगते हो। तो कहता है, नहीं प्रभा, मैं तुम्हारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। समझ लो कि मैं पागल था, उन दिनों दिमाग ठीक नहीं था। प्रभा का आपसे तुम पर आना मुझे अच्छा लगा, यह समर करता है। तो मैं आज का उपन्यास सारा आकाश का जो दूसरा भाग शुरू किया यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसके आगे वाला
भाग या सर्ग मैं तुम्हें दूसरे दिन बताऊंगा। हाँ, ये ज़रूर है कि तुम सभी इस पर ध्यान देना, उपन्यास को अच्छी तरह से सुनते रहना, समझते रहना, क्योंकि इसमें अवतरणों पे आधारित प्रश्न होंगे। तो यदि तुम प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो ये जो मैं बताता चल रहा हूँ तुम्हें यह जो है आएंगे और तुम्हें उसके उत्तर देने में आसान होगा। तो ठीक है, यहीं पे मैं धन्यवाद देते हुए तुम्हें आज विराम देता हूँ।